जी बच्चों, आपका हमारे ऑनलाइन कोचिंग में फिर से एक बार स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 11 की मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, यहाँ हम एनसीईआरटी को मेनली फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी जो अन्य चीजें भी होंगी उसको भी क्लासेस में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, आज से हम लोग सेट की शुरुआत करेंगे। क्लास 11 का ये पहला चैप्टर है, सेट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसकी आगे चलकर काफी इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब चाहे आप बात करें रिलेशन एंड फंक्शन में इसका बढ़िया इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल है प्रोबेबिलिटी में, इसका इस्तेमाल है सीक्वेंस में। तो कहने का मतलब आगे के चैप्टर्स में इसका काफी अच्छे और काफी बढ़िया इस्तेमाल है। तो आज पढ़ेंगे सेट। तो सेट के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि भाई अब सेट पढ़ रहे हैं तो ये जानना तो बनता है कि सेट थ्योरी दी किसने थी। भैया सेट थ्योरी जर्मन मैथमेटिशियन हुए थे। ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ठीक है, जॉर्ज कैंटर हुए थे जर्मन मैथमेटिशियन। इन्होंने सेट थ्योरी दिया था। ठीक है, कहने का मतलब सेट को इन्होंने डिफाइन किया था, इन्होंने सेट के बारे में जाना था। ठीक है, चलिए अगर इतनी बातें अगर हम समझ गए तो अब चलते हैं कि सेट बेसिकली होता क्या है। सेट, व्हाट इज सेट या सेट क्या है। तो भैया एक बात इन जनरल समझिए कि सेट एक प्रकार का कलेक्शन है। क्या है भैया? सेट कलेक्शन है, एक प्रकार का कलेक्शन है। तो अब सवाल उठता है कि भाई क्या हर प्रकार का कलेक्शन सेट कहलाएगा? ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो तो आप भाई डेली लाइफ में आप जैसे क्रिकेट टीम बोल दिया तो ये क्या है? खिलाड़ियों का कलेक्शन। कहने का मतलब हम डेली लाइफ में भी कलेक्शन की बातें करते हैं। जैसे भाई क्रिकेट टीम बोल दिया, क्राउड बोल दिया, क्राउड ऑफ पीपल बोल दिया, तो लोगों का कलेक्शन है, उसको बोल दिया क्राउड ऑफ पीपल। तो ये भी तो एक कलेक्शन है। ठीक है, हमने पैक ऑफ कार्ड्स बोल दिया तो उसमें क्या है? पत्तों का कलेक्शन है। कार्ड्स जानते होंगे, ताश के पत्ते जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पैक ऑफ कार्ड्स बोल दिया तो वो भी क्या है? कलेक्शन है। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं ताश के पत्ते, अन्य प्रकार के भी पत्ते होते हैं। भाई बच्चों के पास बहुत ढेर सारा कलेक्शन होता है कार्ड्स का। ठीक है, तो कहने का मतलब कई प्रकार के कलेक्शंस हम अपने दैनिक जीवन में वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कलेक्शन डिफाइन होता है। तो अब सवाल उठता है फिर से वही पुरानी बात, क्या सभी प्रकार के कलेक्शन सेट कहलाएंगे? तो नहीं भैया, जवाब है नहीं। तो कैसा कलेक्शन सेट कहलाएगा? वेल डिफाइंड। इसकी जो डिफिनेशन दी गई है वो दी गई है वेल डिफाइंड। क्या भैया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या भैया? कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा? वेल डिफाइंड। अब समस्या ये है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होगा? ठीक है, अगर हम वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करें कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसा होगा, तो भाई ऐसा कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन विच डज नॉट, क्या भैया? विच डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। कहने का मतलब ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। कहने का मतलब हमने आपको बोला कि कोई कलेक्शन बनाइए। ठीक है, और उस कलेक्शन में आपने क्या कुछ ऑब्जेक्ट को ऐड किया। ठीक है, हमने वही कलेक्शन बनाया, हमने भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया। तो अब सवाल ये उठता है क्या आपका कलेक्शन और हमारा कलेक्शन सेम है, या हमारा कलेक्शन आपका कलेक्शन किसी और बच्चे का भी कलेक्शन, क्या सभी का कलेक्शन सेम है? तो भैया अगर सभी का कलेक्शन सेम है तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। अगर सभी का कलेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है वही कहलाता है सेट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर हमने कह दिया क्या? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब भाई हमने कह दिया कलेक्शन बनाइए किसका? वॉवेल्स का। कैसे वॉवेल्स? इंग्लिश अल्फाबेट के, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स होंगे वो सभी के लिए क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। कहने का मतलब सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई कहने का मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन है, अब बताओ ये हमने बनाया। क्या आप अगर कलेक्शन बनाते वॉवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का, तो आप भी तो यही बनाते कि कुछ और लिख देते कि भाई क्या आपके कलेक्शन में कुछ और लेटर्स होते? क्या बताओ?
इनके अलावा कुछ और लेटर्स होते क्या? नहीं भाई, यही लेटर्स होते आपके कलेक्शन में भी और हमारे कलेक्शन में भी, सेम लेटर्स होते होते कि ना होते? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये कलेक्शन कैसा है, ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो ऐसे कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं। क्या? ऐसे कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड होते हैं क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं। या यूं कहें कि ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो भाई, और वेल डिफाइंड का मतलब हमने क्या समझाया? ऐसा कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, मतलब पर्सन टू पर्सन बदले ना। ठीक है, उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखो, हमने बोल दिया कलेक्शन ऑफ टॉप 3 एक्टर्स इन बॉलीवुड। ठीक है, कहने का मतलब बॉलीवुड के टॉप 3 एक्टर्स का कलेक्शन। ठीक है, अगर हमने ये बोल दिया, चलो हमने एक कलेक्शन बनाया, हमने कहा कि भैया टॉप 3 एक्टर्स, हमने कह दिया अक्षय कुमार, हमने कह दिया अजय देवगन, ठीक है, हमने कह दिया अमिताभ बच्चन। ठीक है, आपको, हमने आपसे कहा कि आप कलेक्शन बनाओ, आपको लगा कि भैया टॉप, अब देखो टॉप एक्टर होने की क्या कोई डिफिनेशन है क्या, या कोई रूल है क्या? बताओ ना भाई। हमारी राय में अक्षय कुमार टॉप एक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी राय में हो सकता है कि शाहरुख खान टॉप एक्टर हो, आपकी राय में हो सकता है कि अक्षय कुमार टॉप के एक्टर ना हो। तो आपने कह दिया सर शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, ठीक है, सलमान खान हो गए, और हो गया जैकी श्रॉफ हो गया, या टाइगर श्रॉफ ले लो, आजकल काफी चला है, टाइगर श्रॉफ ले लिया। तो भैया हमने ये कलेक्शन बनाया, आपने कहा कि नहीं सर हमारा कलेक्शन ये है, किसी और बच्चे का कुछ और कलेक्शन। कहने का मतलब ये है कि टॉप के 3 एक्टर्स होने के लिए कोई निश्चित, कोई डिफिनिट रूल तो है नहीं कि जिसकी हेल्प से हम बता सके कि नहीं यही टॉप के 3 एक्टर्स हैं। हमारी राय में जो एक्टर्स टॉप में होंगे, हो सकता है आपकी राय में वो एक्टर्स टॉप पर ना हो। बात क्लियर है ना? तो भैया ये क्या, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है क्या? क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है क्या? तो भैया आंसर है कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या ये कलेक्शन सेट हुआ? नहीं, ये कलेक्शन सेट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा सा नोट कर लो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में ही सही, लेकिन नोट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। नोट हो गया होगा, जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात हमको क्या समझ में आई, देखिएगा, हमको ये समझ में आया कि सर वेल डिफाइंड का मतलब एक हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब हुआ कि ऐसा कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? एक मतलब तो ये हुआ वेल डिफाइंड का कि ऐसा कलेक्शन जो विच डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कलेक्शन विच डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। क्या भैया? डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। एक तो ये मीनिंग निकली। ठीक है, एक मीनिंग और हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, वेल डिफाइंड का एक तरीके से और आप समझ सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब वेल डिफाइंड से मीनिंग इस बात का होता है कि ऐसा रूल, एक ऐसा डेफिनेट रूल या फिक्स्ड रूल, ठीक है, फिक्स्ड रूल, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर दे सके कि कोई ऑब्जेक्ट किसी कलेक्शन में होगा या नहीं होगा। क्या भैया? ऐसा डेफिनेट रूल जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर सके कि कोई ऑब्जेक्ट किसी कलेक्शन में होगा या नहीं। जैसे कि हमने कह दिया कि टॉप मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन बनाइए, ठीक है, कलेक्शन बनाइए। चलिए हमने ये कह दिया आपसे। तो भैया क्या ये बताओ
पहली बात अब हमको पता लगाना है कि ये सेट है कि नहीं। तो सेट है कि नहीं इसके लिए पता लगाना पड़ेगा क्या ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो वेल डिफाइंड एक तो तरीका ये हो गया कि भाई पर्सन टू पर्सन आप चेक करो कि कलेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, या आप ये भाई एक मतलब हमने बताया क्या कि अगर कोई फिक्स रूल है और उस रूल के हिसाब से आप उस कलेक्शन में ऑब्जेक्ट को का चयन कर सकते हो कि नहीं, ये फिक्स्ड है कि इस रूल के अनुसार ये ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, तब भी वो वेल डिफाइंड होगा। जैसे कि टॉप मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ कलेक्शन हमसे बोला, कलेक्शन ऑफ टॉप मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन बनाइए। तो भैया क्या डेंजरस होने के लिए कोई फिक्स रूल है क्या, या यूं कहें कि मान लो हमने कलेक्शन बनाया, हमने लिख दिया टाइगर, तो बताओ इसके लिए इस टाइगर को इस कलेक्शन में शामिल करने के लिए कोई फिक्स रूल है, क्यों डेंजरस क्यों है भैया। हमने टाइगर शामिल किया, कोई दूसरा बच्चा कह देगा सर एनाकोंडा होता है कि नहीं भैया, हमें तो पता नहीं है एनाकोंडा होता है, पिक्चरों में देखा है एनाकोंडा, अक्सर मूवीज में देखा है एनाकोंडा, काफी मूवीज है, ठीक है, काफी हैवी सा दिखाते हैं, पता नहीं होता भी है कि नहीं इतना लंबा सांप, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, हो सकता है होता हो। तो देखिए कहने का मतलब ये है डेंजरस, किसी एनिमल के डेंजरस। अब भाई किसी को तो छिपकली से भी डर लगता है भाई, अगर उसको हम कलेक्शन बनाने के लिए कह दें तो सबसे पहले छिपकली लिख देगा, ठीक है, बुरा ना मानिएगा, ठीक है, किसी को भाई किसी और चीज से डर लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी और आपकी राय, ओपिनियन हमारी और आपकी सेम नहीं है इस बात पर कि भैया उस कलेक्शन में टाइगर होगा कि नहीं, ठीक है। भाई सऊदी के लोग तो टाइगर भी पालते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनके लिए तो टाइगर डेंजरस है ही नहीं, हमारे लिए बहुत डेंजरस है, हम देख ले तो भाग जाए ऐसे ही, ठीक है। एनाकोंडा आपने कहा एनाकोंडा, कहने का मतलब क्या है, इसके लिए कोई फिक्स डेफिनेट रूल नहीं है ना, कोई फिक्स डेफिनेट रूल नहीं है जिसकी हेल्प से हम इन ऑब्जेक्ट को उस कलेक्शन में क्या कर सके, शामिल कर सके ना। बात क्लियर है कि नहीं। तो जैसे देखो, तो ये तो हमको दिख रहा है कि भैया ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट भी नहीं होगा, तो ये सेट भी नहीं होगा। क्लियर है बात। जैसे कि अगर हम बताओ, अगर हम आपसे ये कह दें कि बताओ कलेक्शन ऑफ, हमने कह दिया कलेक्शन ऑफ टॉप 2 राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के टॉप 2 राइटर्स का कलेक्शन बनाइए। अब भाई बताओ क्या ये कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो भाई इसके लिए हमको पहचानना पड़ेगा क्या ये वेल डिफाइंड है। हमने कहा कि सर, हमने कहा कि भैया प्रेमचंद है, प्रेमचंद्र है, ठीक है। इसके अलावा हमने और कह दिया, हमने कह दिया कि अज्ञेय है, अज्ञेय का नाम सुना है, अज्ञेय है, ठीक है, अज्ञेय है। और भाई हमने तो ये बना दिया कलेक्शन, आपने कहा सर नहीं प्रेमचंद टॉप में नहीं है, हमारी राय में प्रेमचंद टॉप में नहीं है। भैया टॉप में होने की कोई डिफिनिट रूल है क्या, कोई फिक्स नियम है क्या कि ये रूल के अनुसार ये टॉप पर है। भाई किसी को लगता है कि ये नॉवेल अच्छा लिखते हैं तो ये टॉप है, किसी को लगता है कि जो पोयम अच्छी लिखता है वो टॉप पर होगा, ठीक है। वो यूं कह दे कि भाई कोई कहता है कि ये ज्यादा फेमस है इसलिए टॉप पर है, ठीक है। कोई कहेगा कि सर इनको आवाज ज्यादा मिले इसलिए ये टॉप पर है। तो कहने का मतलब कोई टॉप पर होने की कोई फिक्स रूल है क्या, कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है ना भैया। किसी और ने कहा अयोध्या सिंह अरियोध, ठीक है, किसी ने ये बना दिया, किसी एक और किसी राइटर का नाम लिख लो, हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई, ये सब राइटर्स के नेम है, ठीक है, पुराने राइटर्स थे, ठीक है, अच्छे राइटर्स हैं ये सारे के सारे, बढ़िया राइटर्स हैं, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब कलेक्शन सेम नहीं है ना, हमने ये कलेक्शन बनाया, आपने कहा नहीं सर ये कलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस भाई कोई डिफिनेट रूल तो है नहीं, तो भैया ये कलेक्शन क्या सेट होगा क्या नहीं होगा, ये कलेक्शन सेट नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा चलिए भाई, जैसे कि हमने बोल दिया कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक, किसी वीक में आने वाले डेज का सेट बनाइए या कलेक्शन लिख लो, कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। तो भैया आप बताओ, अब क्या जो कलेक्शन मैं बनाऊंगा वही कलेक्शन आप भी बनाओगे ना। भैया हम कहेंगे संडे है, आप कहोगे यस सर है,
हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यही तो लिखेंगे क्या? संडे लिखेंगे, हम लिखेंगे मंडे, हम लिखेंगे ट्यूसडे, ठीक है, हम लिखेंगे वेडनेसडे, थर्सडे हम लिखेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, हम ये लिखेंगे। और कोई और बच्चा जो ये कलेक्शन बनाएगा वो भी यही लिखेगा। आप भी कलेक्शन बनाओगे तो यही लिखोगे। बताओ, इसके अलावा कुछ और डेट के नाम लिख सकते हो क्या? या इसके अलावा वीक में कोई और डेट होते हैं क्या? या आपके अनुसार कुछ और होता है क्या? नहीं भैया, यही होता है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यही तो होते हैं। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा कलेक्शन है जो कि आपके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है। तो ये कह सकते हैं क्या कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है वो क्या होता है? सेट होता है। वो क्या होता है? सेट होता है। वो एक सेट होता है। क्लियर है क्या बात? बताओ, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर लीजिए, लिखना चाहो एग्जांपल्स लिख लीजिए। एग्जांपल्स से आपको समझने में काफी हेल्प मिलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। नोट करिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, राइटिंग ठीक है बहुत अच्छी नहीं है, इसके लिए माफी चाहेंगे आप। ठीक है, हम आपसे थोड़ा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो राइटिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, अब सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, जैसे हमने कह दिया एक एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे। हमने आपसे कह दिया सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, हमने आपसे कह दिया कि सेट बनाइए वॉवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का। ठीक है, तो आपने कहा कि सर वॉवेल्स होती है ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको सेट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिएगा ध्यान से, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो सेट को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस सेट को हमको अगर डिनोट करना है तो कोई भी कैपिटल लेटर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड कुछ भी यूज कर लो। ठीक है, इक्वल टू। अब जो सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स की बात जब भी हम करते हैं मैथमेटिक्स में तो ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट नेम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए, तो जब भी हम अब हमको इसको ऑब्जेक्ट लिखना तो हम बनाते हैं क्या? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्या इसके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो कि है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कर्ली ब्रैकेट यहां बंद कर देते हैं। कर्ली ब्रैकेट बोलिए, कर्ली ब्रेसेस बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये किस में होता है? कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं भैया मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ सेट, या यूं कह लें कि भैया एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, चाहे मेंबर बोलिए, एलिमेंट बोलिए, बात ठीक है। और ये होते हैं स्मॉल लेटर में। किस में होते हैं? स्मॉल लेटर में। किस में होते हैं भैया? स्मॉल लेटर में होते हैं। तो ठीक है, इतना लिखिए, इसमें लिखा देते हैं हम आपको। लिखिए जरा, देखिए, तो इसमें हम आपको नोट लिखा देते हैं कि भैया जो आपका सेट होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी बात को लिख लीजिए। ठीक है, नोट बनाकर पहला पॉइंट लिख लीजिए, सेट्स आर डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया
ए है, बी है, सी है, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, ईटीसी, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। भैया दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि इसके जो मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है। चलिए इसी बात को हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे भैया? द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज रिप्रेजेंटेड in small letters। क्या भैया? is represented in small letters, is represented in, नहीं by लिख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश भी थोड़ा सही लिखते हैं, is represented by small letters, जैसे कि है अभी दिखाया ए बी सी ऐसे, ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नोट हो गया? चलो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जैसे अभी एक सेट हमने बनाया था ना, हमने कहा था ये ए ई आई ओ यू, ठीक है। अभी इसके बारे में हमने क्या बताया कि ये सारे के सारे इस सेट के मेंबर्स हैं, या यूं कह लें कि इसके क्या है, और इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं, या यूं कह लें कि ये सारे के सारे मेंबर्स या एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करते हैं। तो भाई देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि देखिएगा ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट हम आपको यहां सिखाने जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, आई या ए जो भी है, आई बिलोंग्स टू, क्या भैया, आई बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। या यूं लिख लो कि आई इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। भाई हमको बताना, कभी कभी जरूरत पड़ती है बताने के लिए क्या कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या नहीं, या कहने का मतलब उससे बिलोंग करता है या नहीं। ये बिलोंग करने का मतलब क्या है, इसका मेंबर है, सिंपल सी बात है। बिलोंग करने का मतलब क्या है, वो उसका मेंबर है, ठीक है। तो भाई इस चीज के लिए हमने मैथमेटिक्स में एक साइन बनाया है, ठीक है, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। भैया यहाँ आई की जगह ए भी हो सकता था, ई भी हो सकता था, ओ भी हो सकता था, यू भी, कुछ भी आप चाहो तो लिख लो, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, और बात सही है, ठीक है। इसके लिए मैथमेटिक्स में हमने क्या एक साइन का इस्तेमाल किया है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। ग्रीक वर्ड का, भैया कहने का मतलब ग्रीक वर्ड का साइन है, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये होता है बिलोंग्स टू, क्या भैया, इसका मतलब ये होता है बिलोंग्स टू। तो भाई जैसे हम लिखते हैं ओ बिलोंग्स टू सेट ए, इसको सिंपली ओ बिलोंग्स टू सेट ए ऐसा लिख सकते हो। या ये लिखा था आई बिलोंग्स टू सेट ए, तो आई बिलोंग्स टू मतलब एप्सिलॉन सेट ए, ऐसा लिख सकते हो। या ऐसा लिखा तो ऐसा पढ़ सकते हो, ऐसा अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है क्या, बताओ, ठीक है। अब एप्सिलॉन आया मतलब क्या, बिलोंग्स का कॉन्सेप्ट आया। तो भाई अब इसका इस्तेमाल क्यों किया, हमने किसी एलिमेंट के लिए ये बताने के लिए किया कि उस सेट का एलिमेंट उस सेट का मेंबर है या नहीं है। कहने का मतलब इस साइन का इस्तेमाल क्यों किया, किसी एलिमेंट को ये बताने के लिए इस साइन का इस्तेमाल किया कि उस सेट का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो बिलोंग टू सेट है, हमने बोल दिया। अच्छा मान लो हम कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो कि इस सेट में ना हो, हमने कह दिया एम, क्या भैया, हमने कह दिया एम, तो बताओ क्या एम इस सेट का एलिमेंट है या इस सेट का मेंबर है, क्या नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, एम इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम डज नॉट बिलोंग टू, क्या भैया, एम डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, बताओ ऐसा भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या। और भैया
जैसे कि हमने बिलोंग्स टू के लिए एप्सिलॉन बनाया, वैसे ही एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है भैया, एप्सिलॉन बनाइए, उसको काट दीजिए, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट, डज नॉट बिलोंग टू इसका मतलब होता है। तो जैसा कि हमने कहा एम डज नॉट बिलोंग टू सेट, तो इसकी जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं एम डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है? नोट करिए अगर क्लियर है तो। ठीक है, देखिएगा एक बात का यहां ध्यान रखिएगा। देखिए जब भी आप ऐसा लिखते हो, ठीक है, ऐसा लिखते हो, कहने का मतलब चाहे आप लिख दो आई बिलोंग टू सेट ए, ठीक है, ऐसा लिखते हो, इसका मतलब आई बिलोंग टू सेट ए। तो ध्यान रखिएगा इधर आपका एलिमेंट आता है, ठीक है, या यूं कहें मेंबर आता है, मेंबर ऑफ सेट होता है इधर, और इधर खुद सेट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ऐसा नहीं है कि इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, मीनिंग चेंज हो गई। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए थोड़ा से, चलो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी। ठीक है, नोट हो गया, जल्दी नोट करिए भाई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखिए, हमने ये तो देखा कि सेट को रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं, बट मेथड सीखते हैं आप। ठीक है, मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, क्या सीखते हैं? मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, मतलब किसी सेट को रिप्रेजेंट, एनी सेट कह लो या अ सेट कह लो। ठीक है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला फॉर्म, एक तरीका है रोस्टर फॉर्म। क्या भैया? एक फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, एक तरीका है, एक मेथड है, दो मेथड है, दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, या सेट बिल्डर फॉर्म कह लीजिए। ठीक है, मेथड ही लिखो, क्या दिक्कत है मेथड में। ठीक है, दोनों सही है, फॉर्म को मेथड को बात एक ही है। ठीक है, चलिए तो पहला रोस्टर फॉर्म देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई एक एग्जांपल की मदद से इसको सीखेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग डालेंगे रोस्टर फॉर्म। चलिए देखिए, पहला मेथड देखते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, बहुत पतला हो गया क्या? दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है, इतना सफिशिएंट। चलो, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इस फॉर्म में हम एलिमेंट्स को क्या एक रो में लिखते हैं। ठीक है, रो में मतलब ऐसे लिस्ट करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कह दिया आपसे एक सेट बनाने के लिए कह दिया, क्या? सेट ऑफ वॉवेल्स। नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अच्छे से आ नहीं रहा है, चलिए नया पेज। रोस्टर फॉर्म क्या हो रहा है? ठीक है, हमने कहा कि रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हमने क्या कहा, इसमें क्या करते हैं, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्राइम नंबर लेस देन 11। ठीक है, ये हमने एक सेट ले लिया। अब प्राइम नंबर लेस देन 11 सबको पता है और सबके लिए सेम होंगी। ठीक है, तो ये एक सेट है। अब इस सेट को रोस्टर फॉर्म में हमको दिखाना है। तो देखिए, प्राइम नंबर्स लेस देन 11 कितनी हो, कौन कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन होते हैं भैया? जो कि सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, स्वयं से। ठीक है, और 1 से डिविजिबल हो, तो ऐसी नंबर्स प्राइम नंबर होती हैं। 2 सबसे छोटी, ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, या यूं कहें कि एकमात्र ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, 2 कैसा है? इवन भी है, प्राइम भी है। ठीक है, चलिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस इतनी है ना। लेस देन 11 बोला है तो 11 से छोटी लेनी है, वरना अगला
11 होता, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में, तो हमने क्या मेंबर्स को हम क्या करते हैं एक रो में, क्या भैया रोस्टर फॉर्म में क्या लिस्ट करते हैं, मेंबर्स आर लिस्टेड, क्या मेंबर्स आर लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब क्या, ऐसे ही 1 by 1 लिख देना, या यूं कह ले कि रिटेन, क्या भैया रिटेन इन आर ओ, ठीक है, ऐसा कह लीजिए। 2-3 चीजें बताएंगे आपको, ठीक है। और क्या, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या मेंबर्स कॉमा से सेपरेट रहते हैं, तो क्या मेंबर्स कहिए, एलिमेंट्स कहिए तो एलिमेंट्स कह लिखते हैं, या मेंबर्स लिखो, बात एक ही है। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, क्या भैया सेपरेटेड बाई कॉमाज, ठीक है। कॉमा से सारे एलिमेंट्स, सारे या यूं कह ले सारे मेंबर्स सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। दूसरी अगला क्या, एलिमेंट्स आर रिटन, एलिमेंट्स आर रिटन विद इन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो चलिए तीन चीजों का इस्तेमाल करेंगे और इसको बनाएंगे। तो भाई पहली चीज तो ये कि इसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सीखा था, चाहे आप ए से करो, बी से करो, किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो इसमें पहली चीज क्या दिया है, हमको क्या करना है, हमसे बोला है क्या मेंबर्स को एक रो में लिखो, ठीक है, या लिस्ट करके लिखो। तो भैया एक रो में लिख दिया 2 3 5 7। अगला स्टेप क्या कहता है कि एलिमेंट जो है वो सेपरेटेड होते हैं, क्या भाई कॉमा, कौन सा कॉमा, ये जो कॉमा लगाते हैं ना यही कॉमा, ठीक है। तो मेंबर्स को सेपरेट कर दो, एलिमेंट्स को सेपरेट कर दो, और क्या एलिमेंट्स आर रिटेन विद इन कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर दो। यही रोस्टर फॉर्म है, क्या भाई यही हमारा क्या रोस्टर फॉर्म है, क्या है भाई यही हमारा रोस्टर फॉर्म है। नोट करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया भाई, नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसी रोस्टर फॉर्म में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे, ठीक है। एक बात समझिएगा, जब भी आप रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखते हो तो उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि इन रोस्टर फॉर्म, पहला पॉइंट, इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैज नो इंपॉर्टेंस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझिएगा, हमने एक सेट लिख दिया, क्या सा सेट लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट लिख दिया 4 3 1 2, हमने ये सेट लिख दिया दूसरा। तो देखो हमने क्या कहा, ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का मतलब देखो एलिमेंट्स बस सेम होने चाहिए, तो ये दोनों सेट इक्वल है, बराबर है, चाहे ये लिखो चाहे ये। कहने को हमने चेंज क्या किया, हमने बस 1 2 3 4 ऐसा लिखा था, हमने 4 पहले लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। तो भैया यही बात तो लिखा है, इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैज नो इंपॉर्टेंस, मतलब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एलिमेंट पहले लिखा है, कौन सा एलिमेंट बाद में लिखा है। चलो दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें रिपीटेशन नहीं होता। देखो अगला पॉइंट लिखते हैं, इन रोस्टर फॉर्म repetition of elements, या यूं कह के एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, सिंपल सा लिख देते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। एक एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे, एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, इसको एग्जांपल से समझिएगा कि सेट ऑफ
वर्ड्स, सॉरी, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। अब देखो हमने क्या कहा भैया, हमने ये कहा कि जो सेट बनाइए किसका, लेटर्स का, किसके लेटर्स का, इस वर्ड के, क्या स्कूल वर्ड के लेटर्स का क्या बनाइए, सेट बनाइए, समुच्चय बनाइए। ठीक है, तो चलो हम कहते हैं कि भैया इस सेट को किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो बी, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। अब जो एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है, एस है, लिख लो भैया, कॉमा लगाओ, सी लिख लो, एच लिख लो, यही तो लेटर्स हैं। अगला ओ लिख लो, फिर ओ है, तो भैया हमने क्या बताया, एलिमेंट्स और नॉट रिपीटेड। भैया ये एक एलिमेंट एक बार आ चुका है ना, तो इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। अगला है एल, तो एल लिख दो, बस हो गया, ये सेट बन गया। यही बात बताया क्या, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करते हो, तो ये एक सेट बन गया। ठीक है, ये कैसा सेट है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट स्कूल। ठीक है, अब आप कहोगे एक बात और, सर आपने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं, आपने तो यहाँ कैपिटल लेटर में लिख दिया। भाई सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमने बताया था ना कि भैया ये तो कैपिटल लेटर, लेकिन इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या, स्मॉल लेटर में। लेकिन यहाँ इसलिए लिख दिया है क्योंकि जो स्कूल था ये कैपिटल लेटर में लिखा था, तो इसके जो लेटर्स थे वो एस, सी, एच, ओ, एल कैपिटल में था, इसलिए कैपिटल में लिख दिया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते भाई, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, आप नोट कर लो चीजों को, ये ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए भाई, हो गया, बताइए हो गया क्या भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज कर लो, आराम से नोट करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, चलिए सेट बिल्डर मेथड है, देखिएगा इसको एक एग्जांपल के मदद से इसको भी समझेंगे। जैसे हमने कह दिया सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जैसा कि नाम से आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगता है, सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, तो कहने का मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने की ऐसी फॉर्म जिसकी हेल्प से हम सेट को बिल्ड कर सके, सेट को बना सके। तो एक्चुअल में ये जो लिखा होता है स्टेटमेंट, यही सेट बिल्डर फॉर्म है। बस इसी को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, इसी को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिख देते हैं। जैसे कि सेट को रिप्रेजेंट, मान लो सेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई कैपिटल लेटर बराबर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाइए, और इसका एक मेंबर मान लीजिए एक्स, यहाँ आप वाई भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसका एक मेंबर हमने इन जनरल मेंबर मान लिया एक्स। ठीक है, उसके बाद आप कोलन का साइन लगाइए, ये साइन जो होता है ये कोलन का साइन है। ठीक है, स्पेलिंग मैच कर लेना, कोलन बोलते हैं। ठीक है, मुझे ढंग से स्पेलिंग नहीं याद है इसकी। ठीक है, कोलन का जो मीनिंग होता है वो सच दैट होता है, ठीक है, या वेयर होता है। ठीक है, कोलन का साइन बनाइए, उसके बाद आप यहाँ फिर से एक्स लिख लीजिए, फिर यही स्टेटमेंट फिर से लिख दीजिए, क्या, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ, ठीक है, इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, क्लियर है क्या? देखो यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, क्या भैया, यही आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। देखो यहां जो एक्स आएगा वही यहां आएगा, यहां वाई लिखोगे यहां भी वाई, यहां जेड लिखोगे यहां भी जेड लिखोगे। ठीक है, चलो कहने का मतलब यहां हमने किया क्या है, ध्यान से देखिएगा, हमने किया क्या, हमने इस सेट को ये जो सेट बनाना था इसको किसी कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेट बनाने जा रहे हैं, तो इसका एक मेंबर हमने एक्स माना। ठीक है,
एक्स एक इन जनरल मेंबर है, ठीक है। और उसके बाद इस मेंबर की प्रॉपर्टी को यहां बता दिया कि वो जो मेंबर है, जो आपका एक्स है, वो कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या भैया उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस एक्स की क्या प्रॉपर्टीज है, या यूं कहें कि इस एक्स की डिफिनीशन क्या है, ठीक है। इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, क्या भैया, सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्स की ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आया है, ये इस एक्स की प्रॉपर्टी को बता रहा है, प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, या इस एक्स की डिफिनीशन बता रहा है कि एक्स कैसा है। भाई एक्स तो हमने मान लिया, लेकिन इसका एक मेंबर तो एक्स मान लिया, लेकिन ये एक्स है कैसा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो ये स्टेटमेंट बताता है, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, तो देखिएगा इसको पढ़ते ऐसे हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर, देखो ये या सच दैट, क्या, द सेट ऑफ, पढ़ते कैसे हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, या तो सच दैट लिखिए, ठीक है, या वेयर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सच दैट एक्स इज a vowel of English alphabet, ठीक है। इसको ऐसा पढ़ते हैं, क्या भैया बताइए, क्लियर है क्या, ठीक है। इसको ऐसा पढ़ते हैं, या आप सिंपल अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहो, एक्स इज सच दैट, इसका मतलब सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। थोड़ा और अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट या वेयर, ठीक है, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यही फॉर्म आपकी क्या कहलाती है भैया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, देखो ना, एक कॉमन प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी की मदद से भैया, अब अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, एक प्रॉपर्टी दिया है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। देखो ना, अगर हमको रोस्टर फॉर्म में बनाना होगा वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हमसे यही तो बोला है, एक्स कैसा है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम कहेंगे सर A-E-I-O-U, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है भैया। जब देखो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लिखी होती है और उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करके एलिमेंट्स पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये कह दें कि भैया आपको क्या सेट रोस्टर फॉर्म दिया है, आप सेट बिल्डर फॉर्म निकालिए, तो क्वेश्चन कराएंगे, इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, मतलब आपको आ जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। देखिए यहां एक थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, मान लीजिए कोई रोस्टर फॉर्म में दिया है कोई सेट, ठीक है, अब उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ढूंढना है, तो जो रोस्टर फॉर्म के जितने भी मेंबर्स है ना, उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढिएगा, क्या भैया, उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी की हेल्प से हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे, परेशान नहीं होने का, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज और जानना है, ठीक है, ये नोट कर लो उससे, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर एक चीज और, एक थोड़ी सी बातें और करनी है इस बारे में, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। हो गया, मतलब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब अगर हम किसी सेट में मेंबर्स की बात करें, ठीक है, अगर हमको पता लगाना नंबर ऑफ मेंबर्स इन एनी सेट, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो इसको दिखाते कैसे हैं, इन आ सेट, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, बस ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। तो देखिएगा अगर हमको एन ए, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या यूं कहते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, ये जो आपने मेंबर्स लिख रखा है, एलिमेंट लिख लो ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो साइन होता है एन ऑफ ए, ये दिखाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, क्या भैया, इन सेट ए, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या, जब आपने ये लिख दिया तो या इससे पता चल रहा है क्या, चाहे ये साइन बनाओ या आप ऐसा बना सकते हो,
ये साइन भी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। चलो तो भाई अब देखो, अगर आपको नंबर बताना है तो गिन लो कितने मेंबर्स हैं, एक मेंबर, 2 3 4 5। अब हमने पीछे से शुरू किया, इसका मतलब आप भी पीछे से मत करना, किसी भी तरीके से गिन लो बस, कितने मेंबर है 5, तो नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 5, ठीक है। चलो छोटा सा बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे नोटेशन ऑफ सम स्पेशल सेट्स, ठीक है। कुछ ऐसे सेट पढ़ेंगे और उनके नोटेशन को जानेंगे जिसकी हेल्प से, जिनका सॉरी नोटेशन लिख दिया, ठीक है, नोटेशन होगा, वो गलती से पेन चला गया था, ठीक है। आप कहोगे सर नोटेशन, ठीक है, राइटिंग नहीं अच्छी है, आप सभी को बता चुका हूं पहले भी, ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ा इसमें सहयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए नोटेशन ऑफ सम स्पेशल सेट्स, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब आप नोटेशन सम ऑफ सम स्पेशल सेट्स, ठीक, देखा क्या हो रहा है, चलिए बात करते हैं। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे सेट्स की बात करेंगे यहां जो कि पहले से फिक्स्ड होंगे, मतलब, और उनके साइंस की बात करेंगे। जैसे कि देखो n, अगर कहीं भी n लिखा मिल जाता है सेट में, तो इसका मतलब ये आपको बताएगा क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या भैया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये एक सेट है और इसको n से आप क्या डिफाइन कर सकते हो, n से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर नेचुरल नंबर्स के सेट की बात करें तो देखो 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक ना, यही तो होगा नेचुरल नंबर्स का सेट। बताओ, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है ना, नेचुरल नंबर का है या काउंटिंग नंबर्स का है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे चली जाएंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसी को क्या आप ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख सकते हो और n से दिखा सकते हो, क्या n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहीं भी सेट में आपको n लिखा है, ठीक है, कि जैसे हमसे बोल दिया कि x बिलोंग्स टू n, मतलब क्या, x क्या एक नेचुरल नंबर है, या यूं कहें कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ये कहें कि x इज अ मेंबर ऑफ सेट n, क्या समझ जाओगे ना, n का मतलब यहां क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो x का किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, इसीलिए वही कुछ स्टैंडर्ड आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। चलो देखिएगा, ये भैया इसी को हमने रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ठीक है, बस बता दिया आपको ताकि आप जानते रहो। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। चल ये क्लियर है। अब देखो, अब हमने कह दिया क्या, W कह दिया, W सेट ऑफ होल नंबर होता है, क्या भैया, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर ये क्या होती है, 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। भैया 3 डॉट लगाइएगा जब भी एंड सो ऑन करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस लगाते जाओ डॉट 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 10 डॉटें लगा दिया, ठीक है, 3 डॉट्स का इस्तेमाल करेंगे आप हमेशा, ठीक है। तो भाई जैसे हमने कह दिया कि ये x बिलोंग्स टू W, इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इज अ मेंबर ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, या ठीक है, चलो, या यूं कह दे, चलो ठीक है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलो हमने कह दिया z से दिखाते हैं भैया इंटीजर्स को, z से क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या, इंटीजर्स भैया पॉजिटिव इंटीजर्स भी होती है, निगेटिव इंटीजर्स भी होती हैं। तो कहने का मतलब क्या, जैसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक में कितनी, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये क्या सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, ये आपके सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। और क्या दिखा सकते हैं, अगर हमने जेड पॉजिटिव कर दिया तब क्या भैया, हमने जेड पॉजिटिव कर दिया, अब क्या, इसका मतलब क्या, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें अब आ रही हैं, तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखो जो आपकी रियल नंबर होती है, ठीक है, रियल नंबर क्या होती है, ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सको, वो सारी की सारी क्या है, रियल नंबर है। और
अभी तक क्लास 10 तक जितनी नंबर्स आप पढ़ते आए हो सारी की सारी रियल नंबर है, ठीक है। 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब वहां इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। चलिए, तो रियल नंबर दो टाइप की होती है, एक विद डेसिमल होती है, एक होती है विदाउट डेसिमल। जो बिना डेसिमल वाली होती है, विदाउट डेसिमल, उसी को बोल देते हैं इंटीजर्स। इसको दिखाते हैं जेड से, क्या भैया, इसको जेड से दिखाते हैं। और जो विद डेसिमल होती है, जैसे भैया 1.9 है, 1.99 है, 9, ये एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, 1.2, 3, 5, 7 ऐसे एंड सो ऑन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। चलो, तो इससे मतलब नहीं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। जो विदाउट डेसिमल होती है उसको इंटीजर्स बोल देते हैं। अब देखो इंटीजर्स में कैसी नंबर्स आती हैं, बिना डेसिमल वाली, मतलब माइनस इनफाइनाइट से अगर चलना चले तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट की ओर। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, ये जो 1 के बाद वाली नंबर्स होती हैं, इंटीजर्स होती हैं, फिर 0 के बाद वाली इंटीजर्स होती हैं, इनको बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जो 1 से 0 से पहले वाली नंबर्स होती हैं, मतलब 0 से पहली वाली इंटीजर्स होती हैं, इनको बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये जो 0 होता है इसको बोल देते हैं न्यूट्रल, क्या भैया, ये होता है आपका न्यूट्रल। चलो भाई, ये जान गए। और क्या जानना है भैया, इंटीजर्स को जेड से दिखाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से दिखा देते हैं, नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से दिखा देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर तो जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यही तो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, बताओ, यही तो आपके नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो चाहे हम पॉजिटिव इंटीजर कहें चाहे नेचुरल नंबर कहें, बात एक ही है ना, ठीक। अगर इसी नेचुरल नंबर में आप 0 भी ऐड कर लो तो होल नंबर बन जाता है, क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, बताओ बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो इतनी बात क्लियर होगी। अब चलो चलते हैं वापस से अपना पीछे। तो हमने क्या कहा, सेट ऑफ इंटीजर्स ये होता है, इसको जेड से दिखाते हैं। अगर कहीं भी जेड लिखा है इसका मतलब वो सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो, जेड प्लस, इसका मतलब ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या भैया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है भैया, ये क्या रोस्टर फॉर्म भी हम आपको साथ में दिखाए जा रहे हैं कि ये है, ठीक है। चलो, या भाई ये लिखा है तो हम लिख सकते हैं ना, सेट ऑफ इंटीजर से ये क्या है, अगर देखो ये है तो हम लिख बता सकते हैं ना ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। चलो, इसके अलावा और क्या, आर ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या भैया, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि इसके जो नंबर्स होते हैं उसमें कोई डिफरेंट पैटर्न तो होता नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोशिश भी करो, मान लो हम कोशिश करते हैं हम 0 लिखें फिर 1 लिख दिए, ठीक है। या हम भाई, अब देखो इसमें होता क्या है, दरअसल इसमें इंटीजर्स भी होती है, मतलब डेसिमल भी होता है, विदाउट डेसिमल भी होता है, मतलब इंटीजर्स भी है डेसिमल भी है। तो अगर 0 लिख दिया फिर 0.1 लिख दिया, 0.2 लिख दिया, तो देखो ध्यान से 0 से 0.1 के बीच में अनंत नंबर्स है। तो इसीलिए या किसी भी इसमें रियल नंबर, किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में, चाहे आप जितनी पास की रियल नंबर्स ले लो, किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगी, ठीक है। इसीलिए इसको रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करना पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आगे आप पढ़ोगे तो और बढ़िया से समझ जाओगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अगर हमने कह दिया क्या, हमने कह दिया आर प्लस, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। भैया आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिख लेना, हम ऐसे साइन बना दिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब तो समझते हो ना, बार बार थोड़ी ना समझाना है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और क्या भाई, अगर हमने लिख दिया क्यू, तो क्यू बताता है रेशनल नंबर्स को, किसको बताता है, रेशनल नंबर्स को बताता है।
तो ये क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आप सवाल उठता है सर रेशनल नंबर क्या होता है, देखो बताता हूं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ऐसी नंबर जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन पी और क्यू कैसे होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो जैसे देखो मान लो 2/7 है, 3/2 है, ठीक है, और इसके अलावा क्या, देखो 5 है, भाई 5 है तो 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, 2 है 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी रेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है। तो अब सवाल उठता है रेशनल नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन सी नंबर्स आती है। देखो ध्यान से, ये जो नंबर्स होती है इंटीजर्स, जितनी भी इंटीजर्स है सारी की सारी रेशनल नंबर है। ये सारी की सारी रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स को, कोई भी इंटीजर हो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देख लो -3 है, -3/1 लिख सकते हैं, -2 है -2/1 लिख सकते हैं, 0 है 0/1 लिख सकते हैं, 2 है 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी की सारी नंबर रेशनल नंबर होती है। अब और क्या, इधर डेसिमल वाले में आते हैं। देखो यहां हमने 3 प्रकार की डेसिमल लिखी। एक लिखा है, देखो ये टर्मिनेटिंग है, ये यहीं आकर खत्म हो गई। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। देखो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, 99999 आगे बढ़ता चला जाएगा। ये वाली देखो, ये ना ही टर्मिनेटिंग है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है। तो ये जो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होती है इसको छोड़ दीजिए, बाकी की ये दोनों हो जाती है रेशनल नंबर। चाहो तो लिख लो, क्या ये कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ठीक है, चाहो तो लिख दो भाई, क्या लिख सकते हो, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, आप लिख लेना। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉट टर्मिनेटिंग या नॉट टर्मिनेटिंग, यहां लिख देता हूं। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या भैया, ये है नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, मतलब यहां रिपीटिशन हो रहा है, सेम पैटर्न का रिपीटिशन हो रहा है। ये क्या है, ये नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है। क्या, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है। कहने का मतलब क्या, ना ही यहां जो नंबर्स हैं वो खत्म हो रही हैं, ठीक है, ना ही वो रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो दोनों होती हैं ये होती रेशनल नंबर। क्या, ये होती रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन ये जो होती है ये होती इररेशनल। क्या भैया, ये होती इररेशनल। ठीक है, क्या होती भाई, ये होती इररेशनल। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, अच्छा ये वाला पोर्शन हटा रहे हैं। तो इररेशनल, अगर देखिए जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब जो इन कंडीशन को फॉलो नहीं करता, वैसी नंबर्स क्या होती है, इररेशनल होती है। तो जरा इसको हटा देते हैं, तो इररेशनल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, इररेशनल में कौन कौन सी नंबर आती हैं। जैसे देखो, एक तो इररेशनल हमने आपको यही बता दिया। और क्या होती है, ऐसी नंबर्स रूट के अंदर ऐसी नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बना सकते। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। ये सारी की सारी क्या होती है, इररेशनल होती है। ऐसे ही आप बढ़ते चले जाओ। ठीक है, इसके अलावा और कौन, जैसे पाई है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या, 3.141516, ऐसे आप बढ़ते चले जाओगे। क्या, ऐसे ही आप बढ़ते चले जाते, उसका कोई वो ना ही टर्मिनेटिंग होती है ना ही रिपीटिंग होती है। तो वो पाई क्या होता है, इररेशनल होता है। बहुत से लोगों के मन में शक होता है कि सर पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। तो ये तो क्या है, ये क्या है, ये तो भैया रेशनल है। तो कुछ लोग कह देते हैं कि सर पाई भी रेशनल होगा। नहीं, एक गलत चीज आप पढ़ते हो या आपने कभी ध्यान नहीं दिया। गलत नहीं पढ़ते हो, आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। देखो ध्यान ये नहीं दिया, ये जो पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं ना भाई, ये जो 22/7 लिखते हैं ये एग्जैक्ट बराबर नहीं है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ये नियरली इक्वल होती है।
क्या भैया, ये लगभग बराबर होती है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.1416 ऐसे एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाता है, तो ये इर्रेशनल होता है। अब हम कैलकुलेशन के लिए इसकी लगभग इक्वल वैल्यू, नियरली इक्वल वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, मान लो आपके रिश्तेदार आए, कोई उसमें से थोड़ा ज्यादा चालाक बनता है, तो आपसे क्वेश्चन कर लेता है, बताओ कि पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल। जब आप कहते हो सर आपने तो ध्यान रखा है इरेशनल, तो कहता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 तो रेशनल है, तो पाई भी रेशनल होना जाना चाहिए। तो भाई तब आप फंस जाते हो, तो उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है, क्यों पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो एग्जैक्ट बराबर नहीं होती है, वो लगभग बराबर होती है, नियरली इक्वल होती है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं 22/7, तो 22/7 तो रेशनल है, बट इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.1416 ये एंड सो ऑन, ये इरेशनल होती है, इसलिए हम पाई को इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। चलो रेशनल इरेशनल पता चला होगा, ठीक है, नोट कर लो अगर चाहो तो, ठीक है। अपने भी अपने से अच्छे से सिस्टमेटिक वे में लिखिएगा, ठीक है, हमने तो आपको सिर्फ समझा दिया है, ठीक है। चलो वापस चलते हैं, देखिए तो क्यू से क्या, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब देखो सेट ऑफ जो रेशनल नंबर होता है, इसको भी हम क्या रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, सेट बिल्डर फॉर्म से इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो क्यू प्लस कर दिया, क्या ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। नोट करिए, नोट करिए तो आगे बढ़े, ठीक है। चलो दिख रहा होगा, चलो नोट कर लो, नोट कर लीजिए। आप कुछ एग्जांपल्स की ओर चलेंगे भाई, चलिए भाई अब हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी बुक में आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल, ठीक है। पहला एग्जांपल आपको क्या दिया है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ, मैं लिख देता हूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोला है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। क्या भैया, इन रोस्टर फॉर्म। चलो भाई रोस्टर फॉर्म में इस सॉल्यूशन सेट का क्या लिखना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट लिखना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें। चलो इसको क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं भैया, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करिए तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, यहां हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2x माइनस का x लिख सकते हैं, क्या बताओ, माइनस का 2 बराबर इक्वल टू 0। अब ये आप कैसे करते हो हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है भाई, ये फैक्टराइजेशन आप बहुत काफी टाइम से कर रहे हो, क्लास 8 से ही आप फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, सीखना। तो क्लास 8 से आप फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देते हो, तो भाई अब देखो हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ इसका कोफिशिएंट देखते हैं 1 है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आया, -2 आया, ठीक है। अब देखो माइनस साइन हमको ये बताता है कि इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है 2 का कि यहाँ इसका कोफिशिएंट देखिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। तो भैया हमने क्या कहा, हमने कहा 2 × 1, और क्या भाई 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा, तो वही कर दिया, 2x - x कर दिया, ठीक है भाई। अब आप कौन से मेथड से करते हो ये आप जानो, ठीक है, हम इस मेथड से बताते भी हैं करते भी हैं। देखो यहां से x कॉमन, यहाँ x + 2 आ जाएगा, यहां से -1 कॉमन, x + 2 = 0, x + 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x - 1,
ठीक है। तो यहां देखो, अब दो टर्म्स है, इनका मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो दो टर्म्स या दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर कब होता है? या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या दोनों 0 है, तभी तो आएगा 0 के इक्वल। तो एक बार इसको 0 कर देते हैं, एक बार इसको, तो x + 2 = 0, तो x = कितना, -2। एक बार x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू जाएगी, क्या भाई, x की दो वैल्यू आई, ठीक है। क्या वैल्यू आई? एक x की वैल्यू आई क्या, -2, और एक आई 1। तो हमको तो सॉल्यूशन मिल गया। अब इसका सेट बनाना है, तो भैया अब इसका सेट बनाना है तो एलिमेंट तो पता चल गया ना। सेट बनाने के लिए किसी भी सेट को क्या इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखिए, क्या, -2, 1। यही तो रोस्टर फॉर्म है। क्या रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्या कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, एलिमेंट्स को क्या कॉमा से सेपरेट रखते हैं, बस हो गया कहानी। और चलो बस हो गया, कहानी खत्म इसकी। एग्जांपल नंबर 1 ये सॉल्व, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए जल्दी से, एग्जांपल नंबर 2 की ओर चलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्या बोलता है, राइट द सेट, ठीक है। आप थोड़ा बुक लेकर बैठिए जिससे कि क्वेश्चन देखने में आपको आसानी हो। हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में कोशिश करेंगे क्वेश्चन की स्लाइड रहे आपके पास, जिससे कि आपका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। एक्स कहां गया भाई, ये रहा, हाँ, एक्स फिर गायब हो गया, हाँ ये x is such that x is a positive integer, is a positive integer and x square less than 40, ठीक है। और बोला इन रोस्टर फॉर्म, इस सेट को क्या रोस्टर फॉर्म में लिखो, इस सेट को रोस्टर ROSTER होता है, ठीक है। अगर स्पेलिंग कहीं रोस्टर की गलत हो गई हो तो सही कर लेना, ROSTER इन रोस्टर, ठीक है। चलो भाई मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाना है उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। कि कमेंट करके बताओ सर स्पेलिंग गलत लिखे थे, भैया मैथ टीचर है, इंग्लिश टीचर तो है नहीं, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए हमको, ठीक है। बट जल्दबाजी में कभी कभी स्पेलिंग से काट फूट जाती है या ज्यादा कम लिख जाती है, ठीक है। चलो वो इश्यू नहीं है, क्यों, ठीक है। चलो क्योंकि उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता कभी, चलिए, और जाना भी नहीं चाहिए भाई। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। चलिए अब क्या बोलता है, x is such that, या यूं कहे कि the set of all x such that x is a positive integer and x square equal to, sorry, x square is less than 40। कहने का मतलब दो कंडीशन, पहला क्या, x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा x कैसा होना चाहिए, इसका जो स्क्वायर है वो 40 से लेस होना चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसे पॉजिटिव इंटीजर अगर इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करें तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिनका स्क्वायर 40 से लेस हो, सिंपल सी बात है। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर्स होते कौन कौन से, जरा चेक करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही होते हैं, बताओ यही तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब चलो चेक करते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 है, चेक करो इस कंडीशन को, क्या 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, 40 से लेस है, यस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। भैया पॉजिटिव इंटीजर्स ये है, इन्हीं को रखकर चेक करते हैं ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो 1 रखा, कंडीशन सेटिस्फाई है। 2, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, ये भी 40 से लेस है, चलो सही है। 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 40 से लेस है, क्लियर है। 4 या x की वैल्यू 1 रखा तो ये आया, x की वैल्यू 2 रखा तो x स्क्वायर ये आया, x की वैल्यू 3 रखा तो भैया 3 का स्क्वायर 9 आया जो कि 40 से लेस। अब x की वैल्यू 4 रख दे तो भैया 4 का स्क्वायर, भैया x का स्क्वायर क्या, 4 का स्क्वायर 16 जो कि लेस होगा 40 से, यस लेस है।
अगर हम अगला करें, देखो x की वैल्यू 5 रख दें, x की वैल्यू 5 पुट कर दें, तो 5 का स्क्वायर देखो कितना 25, 40 से लेस है क्या? यस 40 से लेस है, ठीक है। अच्छा अगला देखो 6, x की वैल्यू कितनी रख दें? 6 रख दें, तो 6 का स्क्वायर कितना? 36, क्या 40 से लेस है? यस है। चलो x की वैल्यू 7 रख देते हैं, तो भैया 7 का स्क्वायर किया कितना? 49, क्या ये 40 से लेस है क्या? नहीं, यही हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाती है। क्या भैया? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाती है, तो भैया यही हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो यहां तक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई ना, तो भैया x की यही वैल्यूज तो आएंगी, ये वैल्यू नहीं हो लेंगे। तो भैया x की कौन कौन सी वैल्यूज मिली हमको? 1 मिली, 2 मिली, 3, 4, 5, 6, ये वैल्यूज मिली ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसको क्या करना था? रोस्टर फॉर्म में बनाना था। क्या भैया? इस ये जो हमको दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना था। तो यहां से x की वैल्यू, x की जो वैल्यू हो सकती है उसको हमने निकाल लिया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो भैया किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट बनाइए, ये एलिमेंट्स हैं, इनको लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कर्ली ब्रेसेस बंद कर दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। क्या भाई? यही आपका आंसर हो गया। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नोट करिए। चलिए भाई, हो गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल थर्ड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, एग्जाम्पल थर्ड आपसे क्या बोलता है? एग्जाम्पल थर्ड बोलता है राइट द सेट ए, ठीक है। राइट द सेट ए। सेट ए कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 16, 25 ऐसे एंड सो ऑन ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो 4 लगा दिया ना। अभी आप कहोगे सर आप ही तो 3 बताए थे, 3 डॉट, और 4 डॉट आप खुद ही लगा दिए, ठीक है। चलो इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलो इसको सेट बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म में हमको दिया है और बोला है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो भैया हमने आपको एक बात अभी कुछ देर पहले बताई थी जब हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा रहे थे, या कि रोस्टर फॉर्म में अगर दिया हो और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना हो, तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, या यूं कहें कि उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढो। क्या? उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढो। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। देखो जरा ध्यान से, 1, 4, 9, 16, 25 ये सब के सब किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। दिख रहा है हमको, देखो जैसे 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। क्या भाई? 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, और 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा। बताओ यही तो होगा, ठीक है। तो एक बात हमको समझ में आई कि ये नंबर्स के स्क्वायर हैं, लेकिन कैसी नंबर्स के? तो जरा ध्यान देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमको एक बात दिख रहा है कि नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। क्या भैया? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते? भाई नेचुरल नंबर ही तो है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो भैया इसको क्या, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ए से दिखाया तो हमने भी ए से दिखा दिया। चलो इसको क्या, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, एनओएस लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में नंबर्स को, ठीक है। देखो ये लिख सकते हैं क्या, एक्स कैसा है भैया? स्क्वायर है। किसका? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है भैया ना। यहां जो एक्स आया है वो कैसा है? एक्स क्या है? इसका अवयव है। तो भैया इसका अवयव देखो, इसके अवयव में हमने कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढी थी सारे अवयवों में? कि वो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, ठीक है। यही प्रॉपर्टी तो हमने ढूंढा, तो वही बात को लिख दिया, एक्स इज सच दैट, या द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक तरीके से और दिखा सकते हैं, देखो चाहे ऐसे लिखो, एक तरीका और, ये तरीका मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है। देखना,
x इज सच दैट x क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है ना, तो मान लो n का स्क्वायर है, ठीक है। और ये n कैसा है, n के बारे में बताओ कि ये n है कौन सा भैया, नेचुरल नंबर है कि इंटीजर है कि रेशनल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है ना, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी बताया था ना, अभी ये स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ाया था ना, क्यों, इसीलिए पढ़ाया था कि कहीं आ जाए तो समझ जाओ। अब यहां देखो, यहां जब ये लिखा है कि n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि ये n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, या यूं कहें कि ये n कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट करिए। चलो अगला कुछ, अगला एग्जांपल फोर्थ, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल क्या बोलता है, देखो फोर्थ एग्जांपल, राइट द सेट, एक सेट दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4 और क्या दिया है 4/5 और 5/6 और 6/7, ठीक है। ये क्या दिया है, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, इसको बोला इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्या भैया, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो, आपसे ये बोला, चलो ठीक है। अब देखो वेक्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो वही बात, फिर से एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढिए, क्या करें, एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। चलो कॉमन प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखो पहला इसको देखो 1/2, इसको क्या देखो भैया 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। कहने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 1 ग्रेटर है। कहने का मतलब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1+1, या यूं कहें देखो 1/2 को ये लिख सकते हैं, 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/2+1 लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से। 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/3+1 लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। 4/5 अगला है, 4/5 को क्या लिख सकते हैं भाई, इसी को यहां लंबा चला जाएगा, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यही बता देते हैं हम आपको। 1/2 क्या है, 1/1+1 है। 2/3 क्या है, 2/2+1 है। 3/4 क्या है, 3/3+1 है। 4/5 क्या है, 4/4+1 है। 5/6 क्या है, 5/5+1 है। चेक कर लो, यही तो है, 5+1 6, और 6/7 क्या है, 6/6+1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो क्या ये ध्यान से बताओ, ध्यान से देखिएगा, यहां चेंजेस कहां कहां हो रहे हैं, चेंजेस ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो रहा है, इसके अलावा और कहां हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब जो यहां है वही यहां, जो यहां वही यहां, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और उसमें 1 ऐड है। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी एलिमेंट्स है ना, हमारे अवयव है ना सेट के। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, अगर इसको हमको दिखाना है क्या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम देखिएगा, आप ध्यान से देखना, कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट, x कैसा है, ध्यान से देखो x कैसा है, हम इसको क्या n से रिप्रेजेंट कर दें, n/n+1। ठीक करो, यहां यही तो चेंज हो रहा है, तो इसको n से दिखा दिया, और ये 1 हर जगह क्या है, सेम है, तो 1+1 लिख दिया भाई, क्लियर है। और जो ऊपर है वही यहां है, जो ऊपर है वही यहां है, ठीक है, तो जो यहां है वही यहां है। लेकिन अब n के बारे में तो बताना पड़ेगा ना, n है क्या भाई, तो भैया n क्या है, एक देखो n की जो वैल्यूज है, यहां जो n की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, ये है ना, ध्यान से देखो, यही तो वैल्यूज है n की, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम कह सकते हैं क्या, n नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेचुरल नंबर तो भैया इनफाइनाइट तक जाती है, और यहाँ क्या है, यहाँ जो नेचुरल नंबर है हमारा 6 तक है, तो हम एक कंडीशन और लिखेंगे कि जो n है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है। चेक कर लो, चेक कर लो, आप ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो भाई आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे हम, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है, यही कहेंगे आपसे, चलिए ठीक है।